हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुकूमत के लिए संघर्ष। जब यहाँ पर मुग़ल अम्पायर की जो शक्तियाँ थी, जो पावर्स थी, धीरे धीरे कम होने लगी, तब यहाँ पर जो कंपनीज़ थी, यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए आई थी, जैसे फ्रांसीसी फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिशर्स कंपनी, जो ब्रिटिशर्स आई थे यहाँ पर व्यापार करने, वो धीरे धीरे यहाँ पर सत्ता में अपने हस्तक्षेप करने लगे, यहाँ पर इंटरफेयर करने लगे। ठीक, क्योंकि वो जानते थे कि अब मुग़ल का डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ है, उनका पतन स्टार्ट हो गया है, और अगर वो थोड़ा सा एफ़र्ट लगाएंगे तो यहाँ पर वो सत्ता में आ सकते हैं। और अगर वो सत्ता में आ गए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अपना जो बिज़नेस की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको यहाँ पर लगा सकते हैं, और जितनी भी कानून ऐसे बना सकते हैं जो उनके बिज़नेस को फ़ायदा दें। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कारगर साबित होता अगर वो ऐसा कर पाते। ठीक है, तो इन दोनों देशों में कौन सफल हुआ ये तो हम जानते ही, अंग्रेज़ सफल हुए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर सफल हुए। मगर फ्रांसीसियों के बीच में कैसे कैसे संघर्ष हुए वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में बहुत बुरी तरह से उलझ गईं। जब मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो गई और दक्षिणी सूबे भी कंपनियों की हिफाजत करने में नाकाम हो गईं, तो कंपनियों ने अपनी हिफाजत के लिए खुद ही तलवार उठा ली। शुरू में इन दोनों ही कंपनियों का इरादे सिर्फ व्यापार करना था और भारतीय राजनीति से वे काफ़ी दूर थे। लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति स्थिति लगातार खराब होती चली गई। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। किसी भी देश की अंदरूनी कमज़ोरी हमेशा उसके बाहर दुश्मनों को सुअवसर प्रदान करती हैं। यही बात भारत के साथ भी हुई, क्योंकि दोनों ही कंपनियां व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना चाहती थी। इसलिए 17वीं और 18वीं शताब्दी से एंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत दुश्मन बन गए। एंग्ल फ्रांसीसी, यहाँ पे एंग्ल ब्रिटिशर्स को और फ्रांसीसी फ्रांस के लोगों को कहा गया। तो यहाँ पर दोनों जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स और जो फ्रांसीसी थे, वो दोनों दुश्मन बन गए। पहले ये दोस्त हुआ करते थे, मगर जैसे ही, और एक तरफ इनका युद्ध भी चल रहा था यूरोप में, और यहाँ पर भी इनकी ठनाठनी होगी कि कौन यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल एक दुश्मन से बन गए। ठीक है, जिसको हम एंग्ल फ्रांसीसी कहते हैं, बन गए। और जैसे ही यूरोप में उनका आपसी युद्ध शुरू होता, संसार के हर कोने में जहाँ ये दो कंपनियाँ राज्य करती थीं, आपसी युद्ध शुरू होते थे। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रेलिया की गद्दी के युद्ध से शुरू हुआ था। ये जो दोस्तों युद्ध शुरू हुआ था सबसे पहले अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच, ये ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ पर सत्ता के लिए इन दोनों लोग लड़ने लगे थे। तो ये कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था और मछलीपट्टनम, कारीगल, माही, सूरत और चंद्रनगर में अनेक उप कार्यालय थे। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की मुख्य बस्तियां मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में थीं, और कई उप कार्यालय थे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का भारत में हुकूमत के लिए संघर्ष कर्नाटक से शुरू हुआ था। कर्नाटक का पहला युद्ध, यहाँ पर हम डिस्कस करने आ रहे हैं। कर्नाटक का पहला युद्ध क्या था और इसमें क्या हुआ था। ठीक है, कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का हिस्सा था, और यहाँ पर ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के कारण देखते हैं इसके क्या कारण रहे थे, कि जो फ्रांसीसी थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में युद्ध हुआ कर्नाटक में। ये था कर्नाटक का पहला युद्ध। व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, कमर्शियल राइवलरी। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता इस युद्ध का पहला कारण था। दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को नुकसान पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठाकर अमीर होने का कोशिश कर रही थी। इसलिए ऐसी सिचुएशन में दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक और अनिवार्य था।
दूसरा कारण था यूरोपीय युद्ध का असर। जो यूरोप में युद्ध चल रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था, वो भी एक कारण था। यहाँ पे जो कंपटीशन जो था यहाँ पे बिजनेस का और कौन सत्ता में आएगा वो तो था ही, और इससे पहले का था जो ऑस्ट्रेलिया से इनके बीच में पहले से युद्ध चल रहा था, तो वहाँ का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके भी कारण थे कि यहाँ पर कर्नाटक में उसका युद्ध हुआ। ठीक है, तो यूरोप में युद्ध का असर। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन गद्दी का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का असर भारत स्थित अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों पर व्यापक रूप से भी हुआ। यूरोपीय अंग्रेज़ और फ्रांसीसी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इसलिए भारत में वे एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ पड़े। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर का इस संबंध में कथन है, अपने देश में छोड़ गए तोप के पहले गोले ने अमेरिका और एशिया में हमारे सारे तोपखाने में माचिस लगा दी। ये कहना था वॉल्टेयर का। कर्नाटक युद्ध की घटनाएं। अब कर्नाटक के पहले युद्ध में क्या क्या घटनाएं हुई, कारण तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किनके बीच में हुई ये भी हमें पता है, फ्रांस के बीच में और अंग्रेज़ के बीच में हुआ। कारण भी हम जानते हैं, पहले से उनमें ठनाठनी चल रही थी। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए गद्दी के लिए संघर्ष हो रहा था वो था। और सेकेंड था यहाँ पर जो इंडिया में, भारत में बिजनेस के लिए जो संघर्ष चल रहा था वो था एक रीज़न। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध की घटनाएं। अब इस युद्ध में क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले की कूटनीति चाल। इस पहले देखिए जो ये कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इस तरफ से जो फ्रांस की तरफ से जो सेनापति था वो डुप्ले था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कुशल आप कह सकते हैं सैनिक था, और राज सैनिक था जो सेना का संचालन करता था। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले की कूटनीति चाल, ये हुआ इसमें। 1744 ईस्वी के ऑस्ट्रेलिया के गद्दी के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था। उस समय देखिए यहाँ ये गवर्नर कहाँ का था, पांडिचेरी का। याद रखिएगा, पहले जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर डुप्ले कहाँ का गवर्नर था, पांडिचेरी का। दूसरी तरफ मद्रास को अंग्रेज़ी बस्ती का गवर्नर मोर्स था, और अंग्रेज़ कहाँ पे थे, वो मद्रास में थे। ठीक है, और यहाँ पर जो गवर्नर का नाम था वो था मोर्स। डुप्ले फ्रांसीसी जल शक्ति की कमज़ोरी से परिचित था, इसलिए उसने अंग्रेज़ी गवर्नर मोर्स को प्रस्ताव पेश किया कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी को भारत में तटस्थता की नीति का अनुकरण करना चाहिए। लेकिन इससे पहले ही अंग्रेज़ गवर्नर को ये खबर हासिल हो चुकी थी कि इंग्लैंड से कमांडर बॉर्नेट की अध्यक्षता में एक जहाज़ी बेड़ा उसकी मदद के लिए प्रस्थान कर चुका है। इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं दिया। मद्रास और पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते हैं। ठीक है, अब ये युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्थान था लड़ने लायक वो कर्नाटक था, इसलिए उन्होंने ये जगह चूज़ करी कि यहाँ पर युद्ध हो पाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये जगह चूज़ की। राज्य में आते थे। डुप्ले ने अंग्रेज़ों की तरफ से मायूस होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी तरह का युद्ध ना होने दे। ठीक है, क्योंकि देखिए डुप्ले की जो नाविक सेना थी वो वीक थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि, और अंग्रेज़ों की जो नाविक सेना थी वो ज़्यादा मजबूत थी। ठीक है, जो उनकी नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वो जानता था डुप्ले कि हम इन लोग से नहीं लड़ सकते, तो इस मारे वो कह रहा था कि हमें मिलजुल कर यहाँ पे व्यापार करना चाहिए। पहले तो उसने मोर्स से कहा कि तुम युद्ध ना करो, मगर वो तो चाहता ही था कि युद्ध हो, क्योंकि उसे पूरी आशंका थी कि हम अगर फ्रांस से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। उस तरफ उसके लिए अलग से भी मदद आ रही थी इंग्लैंड से, तो भैया जब वो जीत रहा था तो वो क्यों संधि करता, तो इसीलिए उसने मना कर दिया। अब क्या करते हैं, जो डुप्ले थे वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन करते हैं कि वो उनके पास जाते हैं कि आप हमारी मदद करें और ये युद्ध होने ना दें, अपने राज्य में किसी तरह का युद्ध ना होने दें। अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज़ भी शांत हो गए, क्योंकि वे नवाब को गुस्सा नहीं करना चाहते थे। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय मदद कर ली, जबकि फ्रांसीसी जलशक्ति बहुत कमज़ोर थी। अब एक और कारण देखते हैं,
क्या घटनाएं हुई। एक घटना हुई मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा। तो मॉरिशस एक दूसरी फ्रांसीसी बस्ती थी, उसका गवर्नर लाबूने था। डुप्ले ने उसे मदद देने के लिए लिखा। ठीक है, तो उसकी मद्रास में भी एक उसकी डुप्ले की एक, क्योंकि फ्रांस थे, उन्होंने पहले यहाँ पर धीरे धीरे अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो उनकी एक और बस्ती थी जो कि कहाँ पे थी वो, अरे ठीक है, तो कहाँ गया, मॉरिशस में थी और उसका गवर्नर लाबूने था। डुप्ले ने उसे मदद देने के लिए लिखा। जुलाई 1744 ईस्वी तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट तक पहुंच गया। उसने कमांडर बॉर्नेट के अधिकारी पेटन को, जो कि एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में हरा करके लंका की तरफ भगा दिया। जब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी, इसलिए डुप्ले और लावुयोनो ने मद्रास पर हमला कर दिया, क्योंकि मद्रास पर अंग्रेज़ों का राज्य था। सितंबर 1746 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब यहाँ पर पहली दफ़ा तो डुप्ले ने अपना वो तो जीत गया। अब क्या हुआ, डुप्ले और लाबुदाने में पारस्परिक मतभेद। अब क्या हुआ, दोनों ने वहाँ पे जीत भी लिया, ठीक है, मद्रास को, मगर दोनों के में क्या था, दोनों के विचारों में लगातार कॉन्ट्राडिक्शन था, वो एक दूसरे को अग्री नहीं करते थे। अब क्या उनमें अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट थी वो हम जानेंगे। इतिहासकार रॉबर्ट्स के अनुसार ट्रवले और लाबूने डुप्ले और लाबूने ज़्यादा समय तक पारस्परिक मदद से काम ना कर सके। डुप्ले मद्रास को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जबकि लाबुयोनो का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर उसे फिर से अंग्रेज़ को वापस कर दिया जाए। अंत में लाबुदोने ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिया और ख़ुद वहाँ से चल दिया। ठीक है, तो ये था जो लाबुये ने था, वो क्या करना चाहता था, वो कहता था कि भैया पैसे ले लो और इसको छोड़ दो, और डुप्ले क्या कहता था कि नहीं, हम पैसे लेके हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इतनी मेहनत से हम लोगों ने इस पर कब्ज़ा करा है, इस पर हम लोग और ज़्यादा अपनी बस्तियाँ लगाएंगे, अब यहाँ पे अपने कारखाने स्थापित करेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये सोच थी, मगर आखिरकार उसने 4 लाख पाउंड की राशि ली और फिर उसको आज़ाद कर दिया। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो डुप्ले था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया। मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के अगेंस्ट था, इसलिए लाबुयोने के जाते ही उसने मद्रास पर हमला करके फिर उस पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, फिर जब वहाँ पर लाबुयोने चला गया, फिर से मद्रास क्या हुआ, डुप्ले ने फिर से उससे हमला कर दिया और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। उसने क्लाइव सहित कई अंग्रेज़ों को बंदी बनाया। यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव थे, उसको भी यहाँ पर इन्होंने डुप्ले ने बंदी बना लिया था। अब अडियार का युद्ध हुआ। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अभी तक शांत था। इसका कारण ये था कि डुप्ले ने उसे ऑर्डर दिया था कि वह मद्रास पर जीत हासिल करने के बाद उसे सौंप देगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो चलती थी वो वहाँ पर अनवरुद्दीन की चलती थी। ठीक, क्योंकि वो कर्नाटक का नवाब था, तो इसलिए वो शांत था कि भैया तुम मेरी ज़मीन पर युद्ध करो, मगर युद्ध करने के बाद जब तुम मद्रास को जीत लोगे तो हमें दे देना। तो हासिल करने के बाद उसे सौंप देगा। मद्रास जीत करने के बाद डुप्ले ने अपने ऑर्डर का पालन नहीं किया, वो अपने वचन से मुकर गया, अपनी बात से मुकर गया। अनवरुद्दीन का बेटा महफूज खां ने विशाल सेना की मदद से फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया। अब क्या कराया उन्होंने कि भैया तुमने हमारे पिता का, हमारे अब्बू का जो आदेश था उसको नहीं माना, अब तो हम तुम पे हमला कर देंगे। तो इस तरह से उसने क्या करा, उन पर फिर डुप्ले पर हमला कर दिया। मद्रास के नज़दीक अडियार अथवा सेंट थॉम नाम का स्थान पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सुरक्षित सेना की मदद से नवाब की विशाल सेना पर जीत हासिल की। यहाँ पर क्या हुआ, जो नवाब था वो हार गया डुप्ले से। इस जीत के फलस्वरूप फ्रांसीसियों को, विशेषकर डुप्ले की ख्याति काफ़ी बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे, ठीक है, वहाँ के नवाबी को उसने हरा दिया, तो इससे क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। अब और क्या घटना हुई, एक बार हराया, ठीक है, उसने अंग्रेज़ों को हराया, अपनी कूटनीति चाल चली। तो ये सब घटनाएं पहले कर्नाटक के युद्ध में हुई। अंग्रेज़ों द्वारा पांडिचेरी पर कब्जा करने के प्रयत्न। ठीक है, मद्रास और सेंट थॉमस की विजयों से खुश होकर
फ्रांसीसियों ने जब पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेज़ों की एक दूसरी बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा करने का कोशिश किया, लेकिन 1.5 साल के घेरे के बाद भी डुप्ले इस पर अपना कब्जा स्थापित नहीं कर सका। इतनी कोशिश करने के बाद कि 1 साल तक वहाँ पे घेरा लगाया, अपने सैनिक लगाए, फिर भी वो वहाँ पर अंग्रेज़ों को हरा नहीं पाए। इसका कारण ये था कि इस बीच इंग्लैंड से अंग्रेज़ों के लिए मदद पहुंच चुकी थी, जो मदद आने वाली थी वो आ चुकी थी। इसलिए इस मदद से खुश होकर अंग्रेज़ों ने उत्तर में आगे बढ़कर पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के भी कोशिश नाकाम रही। अंत में उन्हें मजबूर होकर सेंट डेविस ही वापस आना पड़ा। बाद में क्या हुआ, फिर से वहाँ पे उन्होंने अपना घेरा हटा दिया और फिर वो वापस ही जहाँ पे थे वहाँ पर आ गए। युद्ध का अंत। अब यहाँ पर युद्ध का अंत कैसे हुआ, यहाँ पर अब कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, इसमें कौन संधि हुई, तो यहाँ पर जो युद्ध की संधि हुई वो थी एक्सला-शैपल की संधि। याद रखिएगा, पहले कर्नाटक युद्ध की जो संधि थी, जो युद्ध खत्म हुआ था, वो एक्सला-शैपल की वजह से हुआ था। एक्सला-शैपल की संधि हुई थी। ये कब हुई थी, 1748 ईस्वी में। उस समय जब भारत में दोनों ही देश युद्ध में व्यस्त थे कि यूरोप में 1748 ईस्वी में दोनों देशों के बीच एक्सला-शैपल की संधि हो गई। और ये कहाँ हुई थी, ये भारत में नहीं हुई थी, ये यूरोप में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जहाँ पर पहले से ही युद्ध चल रहा था। और यूरोप में युद्ध खत्म हो गया, आखिर में उन्हें भारत में भी युद्ध खत्म करना पड़ा। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर हासिल हो गए। कर्नाटक युद्ध का महत्व। अब देखिए ये सब चीज़ें हुई यहाँ पर, ठीक है, संधि हुई, ठीक है, हमने यहाँ पर डुप्ले की कूटनीति देखी, और जो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर अधिकार करने की कोशिश की, तो ये सब घटनाएं हुई। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सला-शैपल का यहाँ पे डेट भी याद कर लीजिएगा, 1748 थी एक्सला-शैपल की संधि। अब इसका क्या महत्व था, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ, वो हम इसमें जानेंगे। कर्नाटक युद्ध का महत्व। पहला, कर्नाटक युद्ध का विशेष महत्व नहीं है। ये सच है कि ये युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के अंदरूनी कारणों का नतीजा था और भारतीय राजनीति से उनका कोई सीमा संबंध नहीं था। इस युद्ध से भारत की राजनीति सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये जो इसके जो कारण थे वो भी आउटसाइडर थे, बाहर के थे, ठीक है। इन्होंने जो नुकसान करा वो खुद का करा, फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों का। इससे भारत में जो वही जो नवाब थे उन्हीं का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जो हार गए, वरना ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो पॉलिटिक्स थी भारतीय पॉलिटिक्स में उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी भी उत्तर में वह जो मुग़ल थे उनका जो प्रभुत्व था वो स्थापित था, बदलाव नहीं हुआ। युद्ध के अंत में दोनों देश पूर्वता बने रहे, फिर भी भारतीय इतिहास में इस युद्ध का विशेष महत्व है। और जो दोनों देश भी थे उनको भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब जहाँ से वो चले थे वहीं पर रुक गए। आपने देखा, जो घेरा डालने की कोशिश करी अंग्रेज़ों ने, वो भी वहाँ पे पांडिचेरी गए थे, फिर से उनको वापस हटना पड़ा। फिर एक्सला-शैपल की हुई, तो जो फ्रांसीसियों ने जो जगह घेरी थी, जो जगह पे कब्ज़ा किया था, वो भी अंग्रेज़ों को लौटा दिया गया। तो ना किसी ने जीत हासिल करी, बस लड़ाई हुई, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की कमज़ोरी को प्रकट कर दिया। इससे ये हुआ कि जो भारतीय नरेश थे, वो जो राजा थे, नवाब, उससे पता चल गया वो कितने ज़्यादा कमज़ोर थे, क्योंकि मात्र कुछ दिन पहले आए, जो कि यहाँ पर उनका देश भी नहीं था, मात्र थोड़ी सी सेना के साथ उन्होंने यहाँ पर रहने वाले नवाब को हरा दिया। तो इससे साफ जाहिर होता, जल शक्ति का महत्व भी साफ हो गया। ये बात साफ हो गई कि अच्छी तरह प्रशिक्षित यूरोपीय सेना अनुशासनहीन विशाल भारतीय सेना से ज़्यादा श्रेष्ठ और कामयाब होती है। इससे ये भी बात साबित हो गई, जो नेवी थी, जो जल सेना था, उसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है युद्ध को जीतने में। और अच्छी तरह प्रशिक्षित होना, अच्छी तरह ट्रेन होना, ये भी काफ़ी ज़्यादा असर डालता है आपके युद्ध जीतने में। भले ही यहाँ पर जो भारतीय राजा थे उनकी जो सेना थी वो संख्या में, वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा थे, मगर जो फ्रांसीसी थे वो कम थे, मगर वो अच्छी तरह से ट्रेंड थे, उनमें अच्छी स्किल्स थी, वो जानते थे कैसे लड़ा जाए, ठीक है।
तो ये सब उनमें काबिलियत थी। तो इससे ये पता चल गया कि नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, अच्छी तरह से अनुशासनहीनता, वेल ट्रेन आर्मी ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करती है युद्ध को जीतने में। आखिर में अब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आदि विदेशी शक्तियों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का मजबूत इरादा किया। अब उनसे इनको ये पता चल गई यहाँ के जो राजा हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर हम एफर्ट लगाएं तो हम यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसको उन लोग को भनक लग गई थी। इस युद्ध ने ये भी साफ कर दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी है। इस तरह इस युद्ध ने डुप्ले के प्रयोगों व क्लाइन की विजयों के लिए रास्ता मजबूत कर दिया। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक के दूसरे युद्ध के कारण, अब कर्नाटक के दूसरे युद्ध के कारण क्या थे वो हम देखेंगे। पहले के तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी के बीच चला। इसके प्रमुख कारण थे, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1748 से 1754 ईस्वी के बीच चला। इसके कारण क्या थे वो हम देख लेते हैं। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम आसिफ जाह निज़ामुल मुल्क का मौत हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाने पर उसके भतीजे मुजफ्फर जंग और उसके बेटे नासिर जंग के बीच गद्दी का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, हुआ क्या था, जो हैदराबाद में निज़ाम आसिफ जाह निज़ामुल मुल्क उनकी मौत हो गई थी। फिर अब जाहिर सी बात है गद्दी के लिए उनके दो भतीजे थे, एक का नाम था मुजफ्फर जंग और दूसरे का नाम था नासिर जंग। दोनों ही गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो हुआ क्या, यहाँ पर अब आए दोनों फ्रांस और अंग्रेज़ एक का साथ। यहाँ पर मुजफ्फर जंग का दिया और एक ने नासिर जंग का दिया, और इस तरह से दूसरा कर्नाटक का युद्ध शुरू होना स्टार्ट हो गया। तो पहले ये कारण हो गया, ये तो एक कारण हुआ। अब दूसरा क्या था वो देखते हैं। युद्ध का असल कारण। अब युद्ध का असल कारण क्या था, अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों की पिछली दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे की शक्ति को ख़त्म करना चाहते थे। पहला कर्नाटक युद्ध के अचानक ख़त्म कर दिए जाने से दोनों ही मायूस हो गए थे। ठीक है, उनको ये जो युद्ध ख़त्म हुआ था वो उनको एक्सेप्ट नहीं था। वो फिर से युद्ध करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि हम यहाँ पर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं था। उन्होंने देखा कि भैया इतनी हम लोग लड़ाई कर चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं निकला, तो एक बार क्यों ना करा जाए, और जो हमने जो पहली कोशिश करी थी उसको थोड़ा और कोशिश करके ये जो पहली वाली जो कोशिशें हैं वो मेरी बेकार ना जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो अब फिर से हम लोग युद्ध शुरू करते हैं। ठीक, ये तो एक कारण, ये भी एक प्रमुख कारण था। तीसरा था तंजौर की समस्या ने एंग्लो फ्रेंच दुश्मनी को और बढ़ा दिया। 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा ने तंजौर में होने वाले गद्दी के युद्ध में भाग लेकर अपनी मदद के बदले कारिकल की बस्ती हासिल कर ली थी। 1749 ईस्वी में फिर तंजौर में गद्दी का युद्ध शुरू हो गया। अब की बार अंग्रेज़ों ने उसमें भाग लेकर देवी कोटाई नाम का स्थान हासिल कर लिया। इसके कारण फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से गुस्सा हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो कहाँ गया, तंजौर में को हथिया लिया था अंग्रेज़ों ने, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध करना फ्रांसीसियों ने शुरू कर दिया। ठीक इसी समय कर्नाटक में भी इसी तरह का संघर्ष कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन और पूर्व नवाब दौलत अली के दामाद चांदा साहब के बीच शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह का, क्योंकि क्या था, फ्रांस ने हथिया लिया था, तो अब जाहिर सी बात है उनको अपना राज्य चाहिए। तो वहाँ के जो नवाब थे अनवरुद्दीन और उनके पूर्व नवाब दौलत अली मोहम्मद और उनके दामाद चांदा साहब के बीच शुरू हो गया। इन गद्दी के झगड़ों में दोनों ही शक्तियों ने खुलकर भाग लिया। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। फ्रांसीसी यहाँ पर किसका समर्थन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे हैं। और अंग्रेज़ ने नासिर जंग जो कि दूसरा पुत्र था
नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। ठीक है, यहाँ पर फ्रांसीसी जो हैं वो है चांदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ, और अंग्रेज़ जो हैं वो नासिर जंग और अनवरुद्दीन के साथ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह एक बार फिर फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ भारत में संघर्ष रहित हो गए। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की घटनाएं, अब क्या क्या घटनाएं हुई, कारण तो हम देख चुके हैं, वो हम देखते हैं। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। चांदा साहब की जीत। डुप्ले अपने समर्थकों को स्थान प्रदान करना चाहता था। डुप्ले चांदा साहब और मुजफ्फरनगर से संधि करने के बाद अपने समर्थकों को गद्दी पर बैठाने के लिए कोशिश करने लगा। अब तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को बेलोर के नज़दीक अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और उसका बेटा मोहम्मद अली भाग गया और यहाँ पर फ्रांस जीत गया। इस पूरे कर्नाटक पर चांदा साहब का कब्ज़ा हो गया। अब यहाँ पर चांदा साहब का कब्ज़ा हो गया, यानी फ्रांस की तरफ से, जो फ्रांस जिसकी तरफ था वो जीत गए। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की इस मदद से खुश होकर उन्हें पांडिचेरी के नज़दीक विशाल इलाके पुरस्कार में दे दिए। इसके बदले में क्या करा चांदा साहब ने, जो फ्रांस थे उनको पांडिचेरी के नज़दीक जो बड़ा सा मैदान था वो भी उनको दे दिया। हैदराबाद में फ्रांसीसियों का असर। अब एक और यहाँ पर इसका महत्व है। ठीक है, जो असर था वो है हैदराबाद में फ्रांसीसियों का असर। कर्नाटक में फ्रांसीसी असर को कम करने के इरादे से अंग्रेज़ों ने हैदराबाद से नासिरुद्दीन को आमंत्रित करके उसको कर्नाटक पर हमला करने के लिए भड़काया। 1750 ईस्वी में नासिरुद्दीन ने कर्नाटक पर हमला कर मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया, इसलिए नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया। इन मुश्किल सिचुएशन में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। इन सैनिक अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंतिम दिनों में नासिर जंग की हत्या कर दी, इसलिए मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया। असल में ये डुप्ले की महान कूटनीति कामयाबी थी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के गद्दी पर आसीन करने के इरादे से डुप्ले ने एक योग्य और अनुभवी फ्रांसीसी सेनापति बुस्से को उसके साथ भेजा, लेकिन बुस्से की रास्ते में ही हत्या कर दी गई। इसलिए बुस्से ने नासिर जंग के छोटे भाई लेकिन मुजफ्फरनगर की रास्ते में ही हत्या कर दी गई। इसलिए बुस्से ने नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद की गद्दी पर आसीन कर दिया। सलावत जंग ने इस मदद उपलक्ष्य में उत्तरी प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिया। इसलिए 1751 ईस्वी को पूरे दक्षिण में फ्रांसीसियों का असर स्थापित हो गया। त्रिचनापल्ली का घेरा। डुप्ले के सभी कोशिश कामयाब रहे। इस समय मद्रास में नया गवर्नर सैंडर्स नियुक्त हुआ, जो योग्य और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने मोहम्मद अली को मदद करने के इरादे से 1751 ईस्वी में विजयपल्ली की तरफ एक सेना भेजी। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब को मदद के लिए सेना भेज दी। अल्पकाल में ही पूरे कर्नाटक युद्ध इलाके बन गया। त्रिचनापल्ली का घेरा और भी बड़ा हो गया। इसी साल तंजौर के शासक और मुरारी राव नाम का मराठा सरदार और मैसूर शासक अंग्रेज से आ मिले, जिससे समस्या और भी ज़्यादा उलझ गई। कर्नाटक की राजधानी अर्काट का घेरा। त्रिचनापल्ली का घेरा चल ही रहा था कि इसी बीच रॉबर्ट्स क्लाइव नाम का साहसी अंग्रेज़ युवक ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला करने का सुझाव दिया। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है। उसका सुझाव तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। क्लाइव का इरादे अनवरुद्दीन का ध्यान त्रिचनापल्ली से हटाने का था। अब क्लाइव 200 अंग्रेज़ और 300 भारतीय सिपाहियों के साथ कर्नाटक की तरफ चल दिया और अगस्त 1751 ईस्वी में वह अर्काट पर जीत हासिल करने में कामयाब हो गया। चांदा साहब को जब इसका समाचार मिला तो उन्होंने अपने बेटे रज़ा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की तरफ भेजी। रज़ा खां ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया, लेकिन क्लाइव भी 53 दिन तक
53 दिनों तक भूख का सामना करता रहा, डटा रहा। इसी बीच एक अंग्रेज़ी सेना मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में वहां पहुंच गई। रज़ा खां को मजबूर होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। अर्काट की जीत से क्लाइव की ख्याति चारों तरफ फैल गई। अब हुआ क्या यहाँ पर, जो क्लाइव था वो तो 53 दिनों तक यहाँ पर लड़ता रहा, और इसी बीच में क्या हुआ, उसको मदद भी मिल गई। अब मदद आ गई तो यहाँ पर जो नवाब थे उसको पीछे हटना पड़ा। ख्याति चारों तरफ फैल गई। उसके बाद क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़े और उन्होंने चांदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर लॉ को 1751 ईस्वी में हरा करके त्रिचनापल्ली का पर कब्जा कर लिया। चांदा साहब भाग गया और फ्रांसीसी बंदी बना लिए गए, लेकिन शीघ्र ही चांदा साहब को भी पकड़कर उनका वध कर दिया गया। अब चांदा साहब के स्थान पर मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। डुप्ले की फ्रांस के लिए वापसी। अब यहाँ पे क्या हुआ, डुप्ले वापस आ गया। ऐसी सिचुएशन में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने शीघ्र ही मराठों और मैसूर के शासक का समर्थन हासिल कर लिया और तंजौर के राजाओं को तटस्थ रहने का सुझाव दिया, और जनवरी 1753 ईस्वी में अपने पास से 30.5 लाख पौंड खर्च करके त्रिचनापल्ली का घेरा डाल दिया। 1753 ईस्वी में साल भर कभी अंग्रेज़ों की जीत हुई तो कभी फ्रांसीसी की। इधर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपनी अंदरूनी समस्याओं के कारण डुप्ले की लगातार युद्ध करने की नीति से तंग आ चुके थे। इसलिए डुप्ले को 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस जाना पड़ा। उसका उत्तराधिकारी बनकर गांडुयू आया। गांडुयू ने आते ही अंग्रेज़ों से संधि वार्ता शुरू कर दिया, क्योंकि अब डुप्ले चला गया है। अब डुप्ले के बाद कौन गवर्नर बन के आया, गांडुयू। तो उसने यहाँ पे आते ही क्या, यहाँ पर मैत्री की पॉलिसी अपनाई, कि फ्रेंडशिप की पॉलिसी अपनाई, कि वो यहाँ पर आके दोस्ती से यहाँ के जो लड़ाइयाँ चलनी है उसको सुलझाए। पांडिचेरी की संधि, दोनों देशों में 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हो गई और युद्ध खत्म हो गया। अब ये जो कर्नाटक युद्ध था दूसरा, तो ये पांडिचेरी की ट्रीटी के साथ युद्ध खत्म हो गया। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने ऑर्डर दिया कि वे भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामले दखल अंदाजी नहीं करेंगी। दोनों ही देशों ने एक दूसरे से विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। जितने भी देश दोनों ने एक दूसरे से जीते थे वो दोनों ने एक दूसरे को वापस कर दिए। ये इस ट्रीटी का फ़ायदा हुआ। बुस्से का हैदराबाद में रहना स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा दोनों देशों ने भारतीय राजाओं द्वारा प्रदत्त पदावेयों और उपाधियों का परित्याग कर देने का भी ऑर्डर दिया। इस संधि स्थायी मानी जाएगी यदि यूरोप में दोनों देशों की सरकारें इस संधि को स्वीकार कर लें, लेकिन दोनों ही देशों की सरकारों ने इस संधि की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 1755 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसलिए दोनों शक्तियां फिर संघर्षरत हो गई। पांडिचेरी संधि की तीखी आलोचना की जाती है। ये जो संधि थी वो उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। प्रायः ये कहा जाता है कि फ्रांसीसी गवर्नर गांडुयू ने फ्रांसीसी हितों को न्योछावर करके डुप्ले की कामयाबी को ख़त्म कर दिया। मतलब जो कुछ डुप्ले ने यहाँ पर हथियाया था तो वो भी हाथ से चला गया। तो यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना, क्रिटिसाइज़ किया जाता है गांडुयू को, और ये भी कहा जाता है उसने यहाँ पर फ्रांस का अपमान किया। ठीक है, क्योंकि वो जाकर यहाँ पर अंग्रेज़ों के आगे झुक गया, उसने घुटने टेक दिए। ख़त्म कर दिया, कामयाबी को ख़त्म कर दिया। खुद डुप्ले ने कहा था गांडू ने अपने देश की बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये जो संधि करी थी वो डुप्ले को मंजूर नहीं थी, वो इस पर अग्री नहीं करता था, इसलिए उसने ये बात कही थी। मिल ने इस संधि के विषय में कहा है, यहाँ पे एक हिस्टोरियन है मिल, उन्हें भी कहा है विषय में, इस संधि द्वारा हर वह वस्तु जिसे हासिल करने के लिए फ्रांसीसी प्रयत्नशील थे अंग्रेज़ों ने हासिल कर ली। मतलब जो चीज़ें भी यहाँ पर अंग्रेज़ के हाथों में थी या वो हाथ में लेना चाहते थे, उसे पाना चाहते थे, वो सब इस संधि के ज़रिए बहुत ही
आसानी से अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई। तीसरा कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ठीक है, पहले वही कर्नाटक के तीसरे युद्ध के कारण द काउस ऑफ थर्ड कर्नाटक वॉर, पांडिचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। अब जो पांडिचेरी की जो संधि हुई थी, जो गांडीव के ज़रिए करी गई थी, तो वो तो अस्थायी साबित हुई, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। तो 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाने से भारत में दोनों ही देशों में युद्ध शुरू हो गया। अब जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ पर जो भारत में जो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी सेना थी, उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक के तीसरे युद्ध की घटनाएं। अब यहाँ पर क्या घटनाएं हुई वो भी हम देखते हैं। बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। भारत में अंग्रेज़ी असर को ख़त्म करने के इरादे से फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। अब इस बार कौन आ रहा है यहाँ पर जो तीसरी बार, तो काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंच सका। उसके आने से पूर्व ही अंग्रेज़ बंगाल पर जीत हासिल कर चुके थे और उनकी स्थिति मजबूत हो चुकी थी। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने वाटसन के मदद से बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया और 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में जीत हासिल करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविड पर जीत। फ्रांसीसी सेनापति लाली ने आते ही अंग्रेज़ों के फोर्ट डेविड को घेर लिया और जून 1758 ईस्वी में उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पर जो गवर्नर लाली थे, उसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर जो फोर्ट डेविड नाम की एक बिल्डिंग थी उसको घेर लिया। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना। उसके बाद उसने तंजौर का घेरा डाल दिया और वहाँ के राजा से 56 लाख रुपए हासिल करने की कोशिश की। फ्रांसीसी कंपनी को तंजौर के शासक ने 56 लाख रुपया देना था। ये घेरा काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका मुनाफा उठाया। एक अंग्रेज़ी बेड़ा बंगाल से यहाँ पहुँच गया, इसलिए लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा, जिससे फ्रांसीसी असर को भारत में नुकसान हुई। मद्रास का घेरा। सेनापति लाली ने अब मद्रास पर हमला करने की सोची। इस काम के लिए उसने हैदराबाद के सेनापति बुस्से को बुला लिया, लेकिन बुस्से को बुलाना लाली की महान भूल थी, क्योंकि बुस्से के हैदराबाद से हट जाने पर कर्नल फोर्ड ने उस उत्तरी सरकार पर कब्ज़ा कर लिया और डर के कारण निज़ाम सलामत जंग भी अंग्रेज़ से जा मिला। इधर फ्रांसीसी ने मद्रास का घेरा डाल दिया, लेकिन कोई विशेष कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच वर्षा ऋतु खत्म हो गई और अंग्रेज़ी जहाज़ी बेड़ा भी मद्रास आ गया। अंत में लाली को मजबूर होकर ये घेरा भी उठाना पड़ा। R.C. मजूमदार के अनुसार इस अपमानजनक अकामयाबी ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का सब तरह से द्वार। वॉन्डिवॉश का युद्ध। मद्रास के घेरे के 1 साल बाद तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, जिसमें फ्रांसीसी की स्थिति लगातार ख़राब होती रही। 1759 ईस्वी के अंत में एक योग्य और अनुभवी सेना नायक सर सई कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ सेना ने फ्रांसीसी सेनाओं को मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित वॉन्डिवॉश नाम का स्थान पर बुरी तरह हरा दिया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्से को बंदी बना लिया गया। असल में वॉन्डिवॉश का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के संबंध में मालिसन का कथन है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया, लाली की दशाओं पर पानी फेर दिया और पांडिचेरी के भाग्य का निर्णय कर दिया। पेरिस की संधि।
यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ के बीच संधि 1763 में हुई। ये पेरिस की संधि की डेट याद कर लिए, 1763 में हुई थी। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, लेकिन साथ में ये शर्त लगा दी गई कि अब फ्रांसीसी ने अंग्रेज़ों का विरोध करना छोड़ दिया और व्यापार पर ही अपना ध्यान लगाया। इस तरह पेरिस संधि के बाद भारत में फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने के सारे सपने खत्म हो गए और अंग्रेज़ों के लिए रास्ता मजबूत हो गया, क्योंकि पुर्तगालियों और डचों को वे पहले ही हरा चुके थे। ठीक है, तो ये था यहाँ पर फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में, और ये थे तीनों कर्नाटक युद्ध। इसमें जो सफल संधि थी वो पेरिस की संधि हुई, जो कि 1763 में हुई। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।